चलिए दोस्तों, आज जो हम आपको इस वीडियो में बताएँगे, वो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकर हैरानी भी होगी क्योंकि आज हम आपने अभी हाल ही में सुना होगा, आपको बहुत सारे केस हुए हैं, जैसे कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर कर दिया गया। इसके अलावा देखें तो ठाणे में कि बदलापुर, जो महाराष्ट्र में है ठाणे, वहाँ बदलापुर, वहाँ बच्चियों के साथ रेप और रेप की घटना हुई। मतलब देखें तो उत्तराखंड, बिहार, यूपी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, राजस्थान कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर रेप की घटनाएँ नहीं घटित होती हो और हर बार आता है, कहीं पर ये डेटा सामने आती हैं, कहीं पर नहीं आती हैं। ये डेटा काफ़ी भयानक है, जो डेटा मैंने निकाल कर सामने लाया है आपके लिए। लेकिन इस डेटा को आपको बताने से पहले देखिए, आपको 2 चीज़ें बताएँगे कि जो बदलापुर में घटना घटित हुई है, अ, वो ठाणे के बदलापुर महाराष्ट्र में, उसमें ये कहा कि बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, छोटी बच्ची, वहाँ पर कर्मचारी हैं, उसे उत्पीड़न किया। मतलब उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया और उसके बाद से उसको ये मामला बढ़ा और हंगामा विरोध प्रदर्शन हुआ। ये बदलापुर की बात है। ऐसे ही कई सारे जो मामले हैं, केस हैं, ये सामने आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के रोडवेज में भी नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के मामले आए। राजस्थान के जोधपुर में भी 3 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की खबर आई। ये 1 सप्ताह की बात बता रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर में। मतलब भारत में अगर देखा जाए, ये डेटा जो निकाल कर मैंने लाया है कि 10 दिन के अंदर करीब-करीब 21 से 22 मामले सामने आ चुके हैं रेप केस के। वो भी ये मामले वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, समझिए कि जो मामले बाहर आए हैं। लेकिन ऐसे भी कई मामले हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो लोग बताना ही नहीं चाहते, केस रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते कभी-कभी। ये डेटा छुपा रह जाता है, ये नहीं आता सामने में। लेकिन एक जानकारी आपको बता दें कि हर रोज़ सवाल ये आता है कि हर रोज़ भारत में कितने रेप केस होते हैं। एक एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने जो डेटा जारी की है उसके अनुसार से हर रोज भारत में एवरेज बताया गया है कि 86 रेप के मामले रिपोर्ट होते हैं, दर्ज किए जाते हैं। हर 16 मिनट में एक रेप की घटना घटित होती है भारत में। ये सिर्फ रिपोर्ट बताती है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर रिपोर्ट ये कह रही है कि 16 मिनट में, तो ये रिपोर्ट उस बेसिस पे तैयार की जाती है जो केस दर्ज होते हैं, जो थाने तक पहुंचते हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, उनके बेसिस से एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट निकाली है। अब जरा सोचिए कि कुछ गांव में और शहर में ऐसे भी मामले हैं जो दर्ज ही नहीं होते। कुछ तो घर परिवार में भी मामले ऐसे हो जाते हैं जिसको लोग बताना नहीं चाहते, जिसको शेयर नहीं करना चाहते, दबा कर रखना चाहते हैं इस घटना को। तो इस वजह से देखिए कि ये मामले कितना है और कितना भयावह स्थिति है हमारे देश की, रेप के मामले में, महिलाओं के मामले में, बच्चों के मामले में। अगर इस एवरेज के हिसाब से भी देखा जाए, तो फिर महीने में 2580 से लेकर 2666 ऐसे केस हैं, रेप के मामले होते हैं। हर साल अगर देखा जाए तो 31,390 रेप के मामले सामने आते हैं। ये जो डेटा मैंने निकाला है, 31,390 डेटा एवरेज है, ये एवरेज समझिए। एवरेज तब कि हम जब रेप के मामले को रजिस्टर्ड कराते हैं तब। इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं की जाती। इन सभी डेटा के अंदर भी कई सारी कहानी होती है और कई सारे जो कहानी होती है वो दब भी जाती है। लेकिन आपको इस डेटा के बाद आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसकी कहानी के बारे में आप सुनकर ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। रोंगटे इसलिए खड़े हो जाएँगे कि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। इस कहानी को बताना मैंने ज़रूरी इसलिए समझा कि ये 32 साल पुराने मामले हैं, ये पुराने मामले, और उसको कोर्ट ने अब सज़ा दी है। समझिए, 32 साल पहले की घटना को कोर्ट ने अब सज़ा दी है। राजस्थान की ये घटना है, जो कहानी आपको मैं बता रहा हूँ 32 साल वाली। राजस्थान के अजमेर गर्ल्स स्कूल की 100 छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की ये पूरी कहानी आपको बताएँगे, जिसमें 6 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और इसमें आईएएस, आईपीएस के बेटियों के भी शिकार थे। ऐसे रैंक, हाई हेवी रैंक कहे जाते हैं आईएएस, आईपीएस के। इनकी बेटियां भी इस मामले में शिकार हुई थी। ये कैसे ट्रैप जाल बुना गया था, इसके बारे में आप समझिए। एकदम आपको थोड़ा ध्यान से सोचिए कि कैसे जो देश में महिलाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति है, ये आज ऐसा केस नहीं है। ये केस 32 साल पहले की कहानी बता रहे हैं और आज भी देखेंगे तो ऐसी कुछ स्थिति आपको दिखेगी। 100 लड़कियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की जो कहानी थी, इस घटना पर यकीन करना तो मुश्किल है। करना मुश्किल है, मगर काश ये झूठ होता, ऐसा ही होता। लेकिन ये झूठ की बात नहीं है।
ये रिपोर्टेड है, कहानी हर जगह छप चुकी है, अखबार, टीवी हर जगह आपको दिख जाएगी। इस वारदात ने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया था। 32 साल पहले ये कहानी हुई थी। अजमेर गैंगरेप और छात्राओं को ब्लैकमेलिंग करने वाले 6 आरोपी बचे हुए थे। अब इन 6 आरोपी जो बचे थे उसमें से 20 अगस्त 2024 को स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने के तहत इन्हें दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। इस वीडियो में हम आपको इस घटना की पूरी वीडियो में बताते हैं कि कैसे ब्लैकमेल किया और कैसे इसको फंसाया गया है, बच्चियों को कैसे जाल में फंसाया, इसकी घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि इस गैंगरेप के जाल में बिछाया ऐसे कि गर्ल्स में जो स्कूल में पढ़ती थी लड़कियां, उन्हें किस तरह से अपने जाल में फंसाया ये समझिए। बड़े बड़े जो घर की बेटियां थी उसमें भी इस वो भी बेटियां इस गैंग की में शामिल हो गई। गैंग ने आईएएस आईपीएस बेटी को भी शिकार बनाया था कि आईएएस आईपीएस की बेटी भी इसमें होंगी, मगर लड़कियों के घर वाले तक को भनक तक नहीं थी। सबसे बड़ी बात यही होती है कि कोई भी चीज जब बच्ची के साथ हो रही है और उसके घर वाले को नहीं पता हो तो ये एक अलग ही मैटर, आप भी सोचते होंगे कि ये अलग ही मामला है। इस घटना ने शहर को तो बदनाम किया ही। 1990 और 1992 की ये घटना है और गंगा यमुना सरस्वती की धज्जियां उड़ा दी गई। स्थानीय अखबार थी एक नवजोत अखबार ने इसे छापा था राजस्थान में, और इसके बाद एक एक कर इसकी कड़ियां खुलती गई। अखबार की हेडिंग थी कि बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। ये अखबार के हेडिंग दिए गए कि बड़े लोगों की पुत्रियां, और अब इसमें देखा गया कि उसमें जो शिकार, ये अखबार में हेडिंग दी गई कि बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। और मीडिया में रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ये घटना 100 से अधिक लड़कियों के साथ हुई। ब्लैकमेलिंग फार्म हाउस पर लड़कियां बार बार जाती थीं और फिर उनका रेप किया जाता था। लड़कियां का बार बार जाती थी और रेप किया जाता था लड़कियों का। रेप करते समय उनकी अश्लील तस्वीरें ली जाती थी और उसके बाद उन्हें फिर से तस्वीरों के जरिए ही उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और इनकी उम्र लगभग 17 से 20 साल के करीब ही इनकी उम्र थी जो बाद घटना हुई। अब ये वारदात की शुरुआत कैसे हुई ये समझ लीजिए। जानकारी ये मिली है कि सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक आरोपी ने सोफिया स्कूल की एक लड़की को अपने जाल में फंसाया। फारूक चिश्ती सोफिया नाम की एक लड़की को फंसाता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है, और दुष्कर्म करते समय उसका वीडियो फोटो ले लेता है और उन तस्वीरों के जरिए उसको ब्लैकमेल करता है। समझ रहे हैं, फारूक चिश्ती और सोफिया सबसे पहले ये लड़की थी जो ट्रैप में फंसी। और उसे ही ये कहा जाता है कि दूसरे लड़कियों को भी बुलाओ। दूसरे लड़कियों को उसको ब्लैकमेल करके दूसरे लड़कियों को बोलता है कि बुलाओ, और इस हिसाब से दूसरी लड़कियों को मजबूर किया जाता है और दूसरी लड़कियां भी फार्म हाउस आने लगती हैं और वहां पर उनका उन सभी का भी रेप होता है और रेप के बाद उसकी फोटो वीडियो बनाई जाती है। और इस तरह से एक एक करके एक दूसरी लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाया जाता है और उनका रेप किया जाता है, उनकी फोटो ली जाती है, और फिर इसी तरह से ये सिलसिला का को बढ़ाता रहता है ये फारूक चिश्ती। अब इसी जाल में 100 से अधिक लड़कियों को फंसाया गया कि एक के बाद एक रेप किए गए और उन्हें बोला कि आप दूसरे को भी बुलाओ, दूसरे को भी बुलाओ, और नहीं तो हम ब्लैकमेल कर देंगे। इस तरह से डराया धमकाया गया और फिर इस तरह से 100 से ज़्यादा लड़कियां हो गई। घर वालों के सामने फार्म हाउस पर लड़कियां जाती रही और भनक तक नहीं लगी और उनका रेप होता रहा। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बाकायदा ये भी कही गई कि गाड़ी आती थी और उन्हें छोड़कर जाती थी। खबर ये भी लगी कि इन लड़कियों का रेप करने वालों में नेता, पुलिस और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। समझिए कि कितनी बड़ी घटना थी कि इसमें रेप, जो नए लड़की होते हैं, जो नए स्कूल गर्ल होते हैं, उनका नेता भी, पुलिस भी, ये सारे के सारे शामिल थे इसमें। और इसी तरह से एक दूसरे का ब्लैकमेल की लड़की का फोटो लेकर और उनका रेप करते रहे, और इस तरह से स्कैंडल चलता रहा, सेक्स स्कैंडल। और मास्टरमाइंड था इसका फारूक चिश्ती। और फारूक चिश्ती उसके बाद हुआ वारदात में शामिल हुआ नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, और तीनों यूथ कांग्रेस के नेता थे और इनकी पहुंच दरगाह तक भी थी। मीडिया में ये भी कहा गया कि दुष्कर्म के शिकार अधिकतर लड़कियां हिंदू थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ये
रेप करने वाले अधिकतर मुस्लिम भी थे। ये कुछ ज़्यादा समझिए कि किस तरह से भयानक स्थिति थी और इस कारण पुलिस डरती थी कि कहीं दंगे ना हो जाए और खबर पूरे शहर में ना फैल जाए, लड़कियों की तस्वीरें ना फैलने लगी और इसी वजह से लड़कियों को इन्हीं तस्वीर के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया और घटना टेक्नीशियन भी शामिल हुए इसमें कि कैसे इसको ब्लैकमेल किया जाएगा, कैसे फ़ोटो वायरल किया जाएगा और इस तरह से इसे फैलाने से एक-एक करके कड़ी बनता गया। खबर फैलने के बदनाम के डर से लड़कियाँ खुदकुशी भी करने लगी कि हमारे खबर फैल जाएँगे और इस तरह से 6 लड़कियों ने जान भी दे दी थी और कई सीरीज़ निकाले गए इसमें इस घटना पर। पुलिस और सरकार पर दबाव बनने लगी थी कि अब इस पर कुछ किया जाए। अब इसी अखबार का एक पत्रकार हैं जिनका नाम था संतोष गुप्ता, छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे रह गए, ये उन्होंने हेडिंग डालकर छापा और दूसरी खबर प्रकाशित की, पीड़ितों की तस्वीर भी प्रकाशित की पीड़िताओं की ताकि मामले को देखा जा सके और इस खबर के बाद पूरे राजस्थान में भूचाल मच गया और इस तरह अखबार ने खबरों की झड़ी लगा दी। मामले को में जनता में आक्रोश फैला और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अजमेर बंद हो गया और इसका ऐलान किया गया अजमेर बंद का। गोपनीय जाँच के आदेश दिए गए, कई सारे खुलासे हुए, फिर झूठा पुलिस ने झूठा करार दे दिया इसे, लड़कियों के रैकेट पर सवाल उठा दिया और इस तरह मामला बढ़ता गया। मामला बढ़ा, आक्रोश हुए, बवाल हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद सीआईडी, सीबीआई इन सब के हाथों में ये केस गया, जाँच बैठे और फिर जो चिश्ती था, खादिम चिश्ती, इसने भी इसकी भी बात सामने आई। अब इसमें जितने नाम थे उस नाम को जान लीजिए। मैं नाम आपको पढ़ रहा हूँ, बस नाम सुनिएगा कि कितने नाम हैं। फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष थे नसीम चिश्ती, संयुक्त सचिव थे अनवर चिश्ती और पूर्व कांग्रेस के विधायक थे, नज़दीकी रिश्तेदार अलमास महाराज अमीर, सोहेल गनी, पूतन इलाहाबादी और इसके अलावे जो थे इशरत अली, इकबाल खान, सलीम और इसके अलावा नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मुहिबुल्ला उर्फ मेरा रोना, कैलाशी सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉनी, वेस्ली उर्फ बवना और हरीश तोलानी, ये सब के सब इस गैंग में, इस रैकेट में शामिल थे कि लड़कियों को फंसाओ, फिर पुलिस अधिकारी, नेता ये सब भी आएँगे और फिर उनका रेप करेंगे, उनकी फ़ोटो बनाएँगे, वीडियो बनाएँगे, इस तरह से ये रैकेट चलने लगा था। 8 पुलिसकर्मी जो इसमें शामिल हुए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी एक पुलिसकर्मी ने खुदकुशी कर ली। 8 साल बाद इसका फैसला आया, फिर कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। हालाँकि कुछ समय बाद 4 आरोपियों की सज़ा को घटा दिया गया, 10 साल कर दी गई और इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब इस मामले में एक आरोपी 19 साल बाद पकड़ा गया था और वह भी ज़मानत पर बाहर आ गया। पीड़िताओं और परिजन इंसाफ की गुहार लगाते रह गए लेकिन कोर्ट के फैसले में सबूत नहीं हुए। अब इस मामले में स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने 6 आरोपियों को दोषी माना है और इसे उम्र कैद की सजा सुनाई और 18 आरोपी थे इसमें कुल। एक ने सुसाइड कर लिया, 9 को सजा दी जा चुकी है, एक अन्य जेल में बंद है, एक फरार है, बाकी 6 को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और इन सभी पीड़ितों को आज अगस्त 32 साल बाद न्याय मिला। अब देखिए, सवाल ये है कि जब इसके सबूत पेश किए जा रहे थे, तो जिस बेड पे, जिस गद्दा पे रेप किया गया, उस गद्दे से भी बदबू आने लगी थी, 32 साल तक। और इस तरह से उसमें सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया गया था। तो समझिए, कई सारे चीज़ हैं जिसमें इसमें निकल कर आए थे कि वहाँ पर गद्दे हुए, यहाँ पे कपड़े हुए, ये सब सबूत के तौर पे थे, लेकिन बदबू आने लगे थे इसमें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हमने आपको वीडियो बनाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? बतौर समाज हम कैसे समाज में पल रहे हैं, बट रहे हैं और आप खुद ही ये सोचिए कि हम शर्मिंदा क्यों ना हों? शर्मिंदा क्यों ना हों ऐसे समाज में रहकर जिस समाज के लोग बेटियों को फँसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनका रेप करते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी भी बेटी है। क्या प अगर ऐसी स्थिति में उनकी बेटी फँसेगी तो क्या वो ऐसा ही करेंगे? अब देखिए ये समाज की बात ही अजीब-सी कहानी है। अगर यहाँ नारी की रक्षा नहीं हो सकती, तो फिर मेरा भारत महान किस बात का? अगर ये खुलकर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ नारी की रक्षा ना हो, जहाँ बेटियाँ सेफ नहीं, तो फिर भारत महान कैसे हम बना सकते हैं? कैसे किस मुँह से कह सकते हैं कि हमारा भारत महान है?
खैर, ये कहानी नई नहीं है, बहुत पुरानी है, 32 साल पुरानी ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। रिपोर्ट के साथ, डेटा के साथ कि हर साल 86 महिलाएँ, हर लड़की के रेप होते हैं। ये एवरेज डेटा है, इससे ज़्यादा भी हैं। अब सोचिए कि ये कितनी भयावह रिपोर्ट है, जिसको मैंने आपके लिए बताया। कोई भी ऐसा मैंने आपको नई डेटा में ग्राफ़िक बताया, जिससे आपको डेटा याद रहे। मैंने वीडियो में दिया, आप कहानी सुनिए, समझिए कि किस तरह से जाल में फँस रहे हैं और लोग कर रहे हैं ऐसे समाज में हम पल बढ़ रहे हैं। कब सुधरेगा समाज, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कब इसमें से जागेगा। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस के बारे में जानकारी दी गई इसी वजह से ताकि हमारा समाज सुधर सके। आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या ऐसी कहानी पर शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या ऐसी कहानी हमारे समाज में पनप ही क्यों रही है? जिसमें नेता, पुलिस, आईएएस अधिकारी सब के सब शामिल हैं। तो इसमें शर्म की बात नहीं तो और क्या है? किस मुँह से कहेंगे देश हमारा महान है? सोचिए।